नमस्कार दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आपका टारगेट है यूपीपीसीएस 2025 एग्जाम देने का, तो जैसा आपको ज्ञात है कि आयोग ने कैलेंडर जारी कर ही दिया है, जिसका प्रीलिम्स का एग्जाम 12 अक्टूबर को प्रस्तावित है। अब इसके पीछे चुनौती ये बन जाती है कि आप किस प्रकार से सिलेबस को समझें। अगर जितना बेहतर आपकी सिलेबस पर पकड़ होगी, आप उस आधार पर उसको रेडी कर पाएंगे। उसके साथ किस रिसोर्स को फॉलो करें, उसके साथ उसमें स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करनी चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्या आप सेल्फ स्टडी से भी पीसीएस का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन उसके क्या क्या पैरामीटर हो सकते हैं, इसके पे भी हम बात करेंगे। तो आइएगा, पहले हम समझते हैं कि एक पैटर्न के बारे में। यूपी पीसीएस का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो आपने एक पैटर्न को समझा होगा कि ये आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये 3 चरणों में आपका एक चयन होता है। इस गतिविधि में आपको पहले प्रीलिम्स के एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। इस प्रीलिम्स के एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो जीएस का एक पेपर होता है जहां पर आपके पास 150 क्वेश्चन यानी 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 200 नंबर के होते हैं। लास्ट ईयर की कट ऑफ को निकाल कर देखा जाए, लगभग आप मान के चलो कि 100 नंबर के आसपास का देखा जाए तो सही करने पर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाते हैं। ये कट ऑफ कभी 85 क्वेश्चन, कभी 90 क्वेश्चन, कभी 94 क्वेश्चन ये रही है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक एवरेज अगर हम लोग मान लें, 150 क्वेश्चनों में से अगर आप लगभग 90-100 के बीच में क्वेश्चन सही कर पाते हैं, इस भूमिका में आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पर जो सी सेट जिसको जीएस टू कह सकते हैं, यहाँ पर जो 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं, इस 100 क्वेश्चन का मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है ये भी 200 नंबर के हैं। बट इस पेपर में उस पेपर में डिफरेंस ये है कि ये क्वालिफाइंग पेपर है। यहाँ 33% नंबर लाने अनिवार्य हैं। ऐसा करने से आप इसको क्वालिफाई करेंगे तभी आपकी जीएस की कॉपी चेक होती है, यानी वहीं से एक मेरिट बनती है। तो मेरिट सिर्फ कहाँ से बनेगी? जीएस 1 से, जीएस 2 से नहीं बनती है। इसमें जो एरिया है, वो जो बेसिक एरिया जो एक जीएस का पार्ट होता है, जैसे कि आप देखेंगे तो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, ये कोर एरिया है। इसके अलावा एक्स्ट्रा कैरिकुलम में देखेंगे, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी है, यूपी स्पेशल है, सेंसस है, करंट अफेयर, इसके अलावा एग्रीकल्चर, ये सारी बातें इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। यहाँ से 150 क्वेश्चन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल में पूछे जाते हैं। इसी रूप में यहाँ आएंगे तो 100 क्वेश्चन होते हैं लगभग। इसमें 7 से 6 टॉपिक होते हैं, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है, जैसे हिंदी का एरिया लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे। आपके पास इंग्लिश का एरिया लगभग 15-16 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वांट का एरिया लगभग ये 15-20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रीजनिंग में भी लगभग 15-20 क्वेश्चन का राउंड रहता है। और यहाँ पर जो कम्युनिकेशन स्किल्स है या इंटरपर्सनल स्किल्स है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस गतिविधि में जैसे आप इस पेपर क्वालिफाई करते हैं तो तब आपकी मुलाकात जो होती है मेंस पेपर से होती है। मेंस में जब आप एंट्री करेंगे तो आपके पास इस मेंस में आपको यहाँ पर 8 पेपर से गुजरना पड़ेगा। ये जो 8 पेपर हैं, यहाँ पर 6 पेपर आपके जीएस के हैं, जहाँ पर अलग अलग रूप में जीएस को डिफाइन किया गया है। एंड सेकेंडरी ऑप्शन में देखा जाए तो हिंदी और एसए का पेपर है। यानी यहाँ पर जो हिंदी है, ये भी आपकी 150 नंबर में पूछी जाती है। इस 150 नंबर में अलग अलग प्रकार के प्रवृत्ति के प्रश्न होते हैं, जैसे गद्यांश होते हैं, उसमें शीर्षक लिखवाएंगे, व्याख्या करवाएंगे। इसके अलावा कुछ लेटर होते हैं, लेटर में शासकीय, अशासकीय, ज्ञापन, कार्यालय आदेश, जितनी गतिविधि हो सकती हैं वो कार्यालय के रूप में पूछी जाती हैं। कुछ उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन होते हैं। कुछ यहाँ पर आपके सामने मुहावरे लोकोक्तियाँ लगभग 10 क्वेश्चन देकर वो लिखवाया जाता है, उनके अर्थ प्रयोग किया जाता है। इसका हम विश्लेषण एक एक वीडियो में करेंगे हिंदी में कैसे करें, तो इसके लिए हम कंबाइंड विश्लेषण कर रहे हैं आज। सेकंड पॉइंट अगर बात करेंगे ऐसे का, यहाँ पर भी ऐसे के आपके सामने 150 ही नंबर के आपके पास यहाँ ऐसे होता है। ये यहाँ पर आपको 3 ऐसे लिखने होते हैं। 3 खंडों में से आपको 3-3 ऐसे दिए जाते हैं, 9 ऐसे दिए जाते हैं। 9 ऐसे में से एक खंड में से एक ऐसे को चूज करना होता है। उसी को आपको एक प्रकार से 700 वर्डों में यहाँ डिफाइन करना होता है। कुल मिला के आप ये मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो प्रश्न की सीमा है वो आपके सामने देखा जाए तो ये 150 नंबर के आसपास रहती है। अब जैसे ही 2 पेपर समझे आपने, इधर जीएस में अगर हम लोग आएंगे तो जीएस का जो एक आधार है, ये भी 200 नंबर का, यानी एवरी जो पेपर है, यानी बिल्कुल ईच पेपर 200 नंबर का ही होता है। यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं जीएस का जो वेटेज है, 1200 नंबर का वेटेज है। इस रूप में अगर हम लोग देखेंगे, जिस जीएस 1 में आप एंट्री करेंगे तो यहाँ हिस्ट्री का पार्ट है, और यहाँ पर सोसाइटी का पार्ट है और ज्योग्राफी का पार्ट है। इन दोनों को सबसे पहली चुनौती बन जाती है कि आपकी सिलेबस पर पकड़ कितनी है। आप 200 नंबर में अगर इनको तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे तो लगभग एवरेज 60-70 नंबरों का अलग अलग वेटेज रहता है। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि जैसे आप हिस्ट्री को एंट्री करेंगे तो हिस्ट्री में आपके पास कई सारे खंड यहाँ देखने को मिलते हैं। जैसे आप हिस्ट्री में एंशियंट है, मिडाइवल है, मॉडर्न है, आर्ट एंड कल्चर है, वर्ल्ड हिस्ट्री है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ एंशियंट से लेकर मॉडर्न तक आर्ट एंड कल्चर आता है। एंशियंट और मिडाइवल का जो बेसिक कंसेप्ट है वो नहीं आता है, मॉडर्न का बेसिक कंसेप्ट यहाँ निकल के आता है। इसी प्रकार से आपको यहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। अब पॉइंट बनता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चन 1 या 2 देखने को मिलेंगे। तो यानी जब तक आप यहाँ पर हिस्ट्री पर कैसी पकड़ बनाएं, हिस्ट्री का सिलेबस क्या है, तब तक आप इस हिस्ट्री के साथ इसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो यानी सिलेबस पर पकड़ बनाना पहली प्रायोरिटी है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर सोसाइटी की तरफ जाएंगे तो सोसाइटी का रोल प्रीलिम्स में नहीं है।
ये दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन प्रॉब्लम्स में कहीं है। जो सोसाइटी को एम्पावर करने करने वाली योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं को कहीं ना कहीं यहाँ से प्रॉब्लम्स में पूछा जाता है। लेकिन सोसाइटी के जो कंसेप्ट पार्ट है, वुमन एम्पावरमेंट है, सेकुलरिज्म है, रिलीजन है, या बाकी कम्युनिज्म है, ये क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकवाद, ये जितनी भी धर्मनिरपेक्ष वाली चीजें हैं, वो मेंस में पूछी जाती हैं। तो इस गतिविधि में हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स और मेंस में चीजें लिंक हो जाती हैं। लेकिन पॉइंट बनता है कि यहाँ लगभग 8 टॉपिकों का सिलेबस है सोसाइटी का। इस 8 टॉपिकों को रेडी कैसे करें, ये चुनौती बन जाती है। तो यानी आपको यहाँ अलग अलग रूप में ये देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार जीएस 2 में जाएंगे, पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आईआर है, गवर्नमेंट गवर्नेंस है, जस्टिस है। जीएस 3 में जाएंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी है, साइंस है, सिक्योरिटी है। 4 में जाएंगे, इथिक्स इंटीग्रिटी का पार्ट है। 5 और 6 जो पेपर हैं, ये स्पेशल यूपी को लगाए गए हैं। यूपी का इसमें देखेंगे तो हिस्ट्री, पॉलिटी है, आर्ट एंड कल्चर एंड सिक्योरिटी है। यूपी का ही इसमें इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट और साइंस, और एक प्रकार से ज्योग्राफी है। इस रूप में अगर हम लोग ये देखें तो लगभग यहाँ पर आपके सामने अगर जीएस 4 को निकाल दिया जाए तो यहाँ आप कह सकते हैं लगभग 20 प्रश्न प्रत्येक पेपर में दे दिए जाते हैं। इस 20 प्रश्नों को 2 भागों में बांटा गया है, एक 8 नंबरों में, एक 12 नंबरों में। जो 8 नंबर में पूछे जाएंगे वहां पर आपको 125 वर्ड लिखने हैं, और जो 12 नंबरों में वहां पर 200 वर्ड लिखने हैं। यानी इन 20 क्वेश्चनों में कह सकते हैं कि 10 क्वेश्चन ये आते हैं, 10 क्वेश्चन ये आते हैं। ऐसा करने से आपके 20 क्वेश्चन बन जाते हैं। ये एक पूरा एक पैटर्न रहा जो पीसीएस के एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है कि सिर्फ एग्जाम को जब हम समझते हैं तो उसको रेडी करने के लिए 3 पैरामीटर आपके सामने आते हैं। एक पैरामीटर क्या है कि सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट होता है, बेसिक जो स्टेप होता है वो आपको होना चाहिए। पहली बात, आप करना क्यों चाहते हो, आपका ड्रीम क्यों है यूपीपीएससी क्रैक करना। आपका ड्रीम है तो उसको करने के लिए आप किस किस प्रकार की एनर्जी लगाना चाहते हैं। तो ये बहुत सारी पैरामीटर आपको सेट करने पड़ेंगे। इसके बाद सबसे पहली कमांड होता है कि सिलेबस पर, प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस आप अगर आपस में कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी तैयारी को फ्लो में लेके चल ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहली नीड है प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस पर कमांड होना। दूसरी नीड है जब कमांड हो जाएगी तो उस कमांड को रेडी कैसे करना है, इसके लिए जानना जरूरी है आपको पीवाईक्यू। तो लगभग ऑलमोस्ट लगभग कह सकता हूँ कि 15 ईयर के जो पीवाईक्यू हैं, लगभग प्रीलिम्स के, प्री के भी और मेंस के भी आपके टेबल पर होने चाहिए, जहां से ये आकलन लगा सकें अच्छा ये वो टॉपिक है जो इस सब्जेक्ट से निकल के आ जाते हैं। अगर उसके बाद चलेंगे तो उसके बाद होता है आपके पास एनसीईआरटी। एनसीईआरटी सफलता के लिए सर्वोच्च बिल्कुल ठीक तो नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि एनसीईआरटी आपकी जो जड़ें हैं, जो मजबूत एरिया है, बेस है, उसको रेडी करने में सक्षम होती हैं। किसी पेड़ की जड़ तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन वो जो पेड़ टिका हुआ है ना, वो उस नींव पर ही टिका हुआ है। तो मेरा मानना ये है कि एनसीईआरटी वो नींव है जिस पर पूरा पेड़ टिका हुआ है। ऐसे ही आपका बेसिक वो नींव है दिखेगा जिस पर आप पूरा नॉलेज को इकट्ठा करेंगे। तो एनसीईआरटी मस्ट है क्लास नंबर 6 से 12 के। लेकिन प्रश्न यहाँ ये बन जाता है कि सर क्या एनसीईआरटी सारी पढ़ें। बड़ा गंभीर सवाल है ये। वास्तविक बात देखा जाए तो वहां पर कोई भी एनसीईआरटी किसी एग्जाम के लिए नहीं बनी है, क्लास नंबर 6 के बच्चों को क्या बताना चाह रहे हैं उसके लिए बनी हुई है। लेकिन बट उसमें एग्जाम ओरिएंटेड क्या निकालना है ये आपके ऊपर, या जो आपको पढ़ाता है, या एक सिलेबस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जब रेडी कर लेंगे, इस स्टेप के बाद आप यहाँ जाते हैं तो ये होता है एडवांस स्टेप। ऐसा करने से आप लगभग 20-25% तैयारी अपनी कर पाएंगे। इस तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए जो एक्स्ट्रा करिकुलम में करंट अफेयर का डाटा है या एडवांस किताबों का ऑथेंटिक रिसोर्स है, उनको इन्वॉल्व करना है। मान लो आपने डेमोक्रेसी को समझ लिया, डेमोक्रेसी क्या है देखिएगा, लेकिन आज वर्तमान में डेमोक्रेसी के हालात क्या हैं, इसके लिए आपको एडवांस किताबें पढ़नी पड़ेंगी, करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। तो यानी अब आपके पास एडवांस किताबों का मतलब है कि हर किसी सब्जेक्ट की इंडिविजुअल किताब होनी चाहिए, या आपके पास एक ऐसा टीचर हो, मेंटोर हो, गाइडेंस हो, जो आपके नोट्स बनवा सके। यानी खुद के अपने एक प्रकार से ऑन नोट्स होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि पीडीएफ के पीछे पढ़कर अपना जो मस्तिष्क है, विचार हैं, उनको खत्म कर डालते हैं। क्योंकि उसकी वजह क्या है, मेंस में जाओगे क्या नोट्स लेके जाओगे, पीडीएफ लेके जाओगे, या किसी का दिमाग लेके जाओगे। मेंस में आप ही जाओगे, उस 3 घंटे की चर्चाओं में आपको अपने ही बातों को लिखना है जो आपने रेडी करी है। अब वो आपके नोट्सों में नहीं होंगी तो तुम सोचो कैसे कवर करोगे। इसी रूप में इंटरलिंक करने की सपोज कर लीजिएगा, आप पॉलिटी को ज्योग्राफी के साथ लिंक नहीं कर पा रहे हो, ज्योग्राफी को इकोनॉमी के साथ लिंक नहीं कर पा रहे हो। मान लो एग्रीकल्चर का कोई पार्ट निकल के आ रहा है, उस एग्रीकल्चर के पार्ट को हम साइंस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, उस एग्रीकल्चर के पार्ट को हम इकोनॉमी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ हम लोग पॉलिटी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये दायरा अगर आपको नहीं पता है तो सिलेबस आपको बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन अगर कनेक्ट कर लेंगे तो ऐसा करने सिलेबस आपका बहुत एक प्रकार से कह सकते हैं छोटा लगेगा, और उसको रेडी करने में भी आसानी हो जाएगी। ये आनी चाहिए। ये सेकंड स्टेप जब रेडी हो जाएगा तो आपने बेसिक रेडी कर लिया, एडवांस रेडी कर लिया। इसके अगली जो जर्नी होती है वो होती है रिवीजन करने की। यानी आपने जो रेडी करा उस पर रिवीजन कितना कर पाते हैं, रिवीजन के सापेक्ष में देखा जाए तो यहाँ प्रैक्टिस कितनी कर पाते हैं, उस पे एक एग्जाम्पल बेस पे उस आंसर राइटिंग कितना कर पाते हैं, और लास्ट में फिर जो डाउट चीज़ें हैं जो अब लगता है कि रेडी नहीं है, उसको किस प्रकार से आउट कर पाएंगे।
ये स्टेप अगर कर लेंगे तो जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो वो ये जो चुनौतियां आप लेके जा रहे हैं, डिपेंड करता है कि देखिए एग्जाम में आप कितने समय से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है। मैटर उस 2 घंटे में इतना करता है कि जो 2 घंटे में आप अच्छी तरह रिकॉल कर पा नहीं कर पा रहे हो। प्रॉब्लम्स का एग्जाम है, मेंस में 3 घंटे में रिकॉल कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं। इट मीन्स मतलब आपने उन चीज़ों को सीक्वेंस वे में समाहित अपने दिमाग में किया है नहीं किया है। मान लीजिएगा अगर किसी कमरे में कुछ चीज़ वस्तु को इधर उधर रख दोगे, जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो आप ढूंढेंगे उसे, लेकिन उसको व्यवस्थित तरीके से रखेंगे तो क्या होगा, आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। ऐसे ही माइंड हमारा क्या है, एक प्रकार से कह सकते हैं उसको, हर चीज़ को व्यवस्थित तरीके से मैनेज करना है, और जब उसे रिक्वायरमेंट होगी, दिमाग में वो प्रश्न आएगा तो उसको रिकॉल कर पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे। तो ये जो एग्जाम है, इन सब के चरणों के बाद इसका भी एग्जाम है, फिर तुम्हारा कितना रिकॉल कर पाते हैं, कितनी किस्मत काम कर पाती, कितना क्या कर पाता है, ये सेकेंडरी ऑप्शन है। बट ये मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जर्नी को रेडी करने के लिए स्टार्टिंग आपको यहीं से करना है। कभी सोचो कि चलो इस वाले को बाद में हम पहले कर लेते हैं किस्मत वाली बात को, तो ये तैयारी कभी नहीं होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपके पास देखा जाए प्लान क्या है, अगर 25 का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके पास समय 12 अक्टूबर में एग्जाम है, तो फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये जो 4 महीने हैं, मेरा मानना है यहाँ प्रीलिम्स और मेंस के जो सब्जेक्ट हैं उस पर लगभग 70% टाइम दीजिएगा। जो मेंस के सब्जेक्ट हैं उस पर लगभग 30% टाइम। इसको आप 60-40 भी कर सकते हैं, ऐसा करने से आपको बेनिफिट्स होगा, क्योंकि मेंस भी रेडी हो रहा है, मेंस प्री भी रेडी हो रहा है। इसके बाद का जो टाइम है जून जुलाई का, इस टाइमिंग में आप जो बचता है, जैसे मेंस का कुछ पार्ट बचा है या प्रॉब्लम्स का कुछ पार्ट बचा है, यहाँ पर आप रेडी करें अच्छी तरीके से। उसके साथ जो अगस्त सितंबर अक्टूबर ये 3 मंथ जो हैं, ये 3 मंथ होते हैं ओनली प्रॉब्लम्स को डेडिकेट तरीके से रिवीजन करने के, पीवाई को लगाने के लिए, करंट अफेयर पढ़ने का तो रहेगा स्टार्टिंग से, लेकिन उसको कंसाइज वे में नोट्सों में रूप में कन्वर्ट करके उसको रिवीजन करने के फॉर्मेट में। यानी 3 मंथ क्या है, ये फिल्टर करने के लिए है। बच्चे गलती यही करते हैं कि यहाँ पढ़ना स्टार्टिंग करते हैं, लेकिन नहीं, मेरा अपना सजेशन ये रहेगा कि आपकी तैयारी यहाँ से यहाँ तक हो जानी चाहिए। ये तो सिर्फ फिल्टर करना है, जो नहीं पता उसको जानना है, जो पता उसको रोकना है, रिवीजन करना है। तो अपना सजेशन ये रहेगा कि जो प्रीलिम्स और मेंस का सब्जेक्ट, जैसे पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस है, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी है, ये जो एरिया है आर्ट एंड कल्चर या इसका, इस एरिया को भी आप डेली बेसिस पर सेट कर लो कि मुझे एक दिन में 2 सब्जेक्ट लेके चलने हैं। इसी रूप में ये मेंस का एरिया है, देखो ये मेंस में राष्ट्र मैनेजमेंट है, सोसाइटी है, जस्टिस है, सिक्योरिटी है, एसए है, इथिक्स है, हिंदी है, इसको एक रेडी कर लो। एक रेडी, इससे क्या हुआ, 2 सब्जेक्ट ये पढ़ रहे हैं, एक सब्जेक्ट यानी 3 सब्जेक्ट आप डेली बेसिस पे टारगेट सेट कर लो। ऐसा करने से मान को चलो पॉलिटी को आप 15 दिन में 20 दिन में कवर कर पाएंगे, इकोनॉमी को 10 से 15 दिन में कवर कर पाएंगे। यानी आपने क्या करा, इस 15 दिन में इकोनॉमी पॉलिटी कवर कर लिया, और 15 दिन में आप आराम से राष्ट्र मैनेजमेंट को सोसाइटी कवर कर सकते हैं। तो यानी 15 से 20 दिन में आपने क्या किया, 4 सब्जेक्ट हो गए। नेक्स्ट 15 दिन में क्या करो, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंटल को ले लो, या आप इसे हिस्ट्री के साथ जोड़ सकते हैं। 20 दिन का टारगेट सेट करो, 20 दिन में इसको रेडी कर पाओगे तो यहीं से जस्टिस सोसाइटी को भी, जस्टिस जस्टिस को सिक्योरिटी को भी आप 20 दिन में रेडी कर सकते हैं, दोनों को साथ में। तो इससे क्या हुआ कि आप आराम से चीज़ों को यहाँ तक कवर कर पाएंगे, विद नोट्स के साथ, विद रिविजन के साथ। इतना करेंगे, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि 2025 तुम्हारा होगा। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर तैयारी करने के लिए आपको अपनी इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। जितने सब्जेक्ट मैंने दिखाए थे अभी प्री और मेंस के, इनको अलग अलग आधार पर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्यों, वजह क्या है, मान लो एक सब्जेक्ट मैंने लिया पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक एरिया है, ये दोनों ही कंबाइंड सब्जेक्ट हैं। इसके पीछे पहले ये जानो कि इसका प्रॉब्लम्स में रोल है, बोलेंगे सर हाँ। मेंस में रोल है, बोलेंगे सर यस। इंटरव्यू रोल है, यस। तो क्या अगर हम बात करें 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्टली प्रॉब्लम्स में पॉलिटी पूछे जाते हैं, तो सबसे पहली चुनौती बन जाती है कि यहाँ पर हमारे 15 से 20 क्वेश्चनों में से 70-80% एक्यूरेसी सही के बाद ये क्वेश्चन सही होने चाहिए। इस रूप में देखेंगे तो मेंस का जो जीएस का 50% पार्ट 2 है, देखिएगा आप 2 में जाएंगे तो लगभग 200 में से 100 नंबर के अराउंड जो है पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट होता है। लेकिन फिर भी इसमें गवर्नेंस है, आईआर है, ये भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से कनेक्ट होते हैं। मैं डायरेक्टली वे में कहूँ तो लगभग 50% पार्ट यहाँ होता है। इसके अलावा अन्य रूप में जो रूल एक्ट वगैरह हैं वो हर जगह फॉलो किए जाएंगे, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो, चाहे वो हिस्ट्री का पार्ट हो। अगर आप देखेंगे तो संवैधानिक विकास जो है वो लास्ट में हिस्ट्री का पार्ट भी है और पॉलिटी का पार्ट भी है। इसी रूप में अगर आप इंटरव्यू जाएंगे तो इंटरव्यू देखा जाए पॉलिटी में एक ऐसा एरिया है कि डेफिनेटली अगर 100 नंबर का इंटरव्यू है तो लगभग 20-15-20 क्वेश्चन, मतलब प्रश्नों का जो आधार होगा इंटरव्यू पूछने का वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिस्टम से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यानी यहाँ तीनों में रोल है, आपने ये जान लिया। ये जानने के साथ आपको रेडी कैसे करना है, उसके लिए बेसिक रेडी करना है, उसका एडवांस रेडी भी करना है, और उस पर रिविजन करना है। 3 काम करने पड़ेंगे। तो इस 3 काम करने के लिए आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी क्या हो, सबसे पहले एनसीईआरटी क्लास नंबर 9th की आप यहाँ जरूर पढ़ लें। इससे क्या होगा, कम से कम आपको क्लास नंबर 9 से 12 की पढ़नी चाहिए। आपके पास लगता है सर मुझे बेसिक चीज़ें पता है, तो 11-12 की जरूर पढ़नी चाहिए।
दूसरा पॉइंट, एक ऑथेंटिक किताब। आप ऑथेंटिक किताब पढ़ें या किसी टीचर के साथ या किसी नोट्स के माध्यम से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि वो ऑथेंटिक किताब ऐसी होनी चाहिए, ऑथेंटिक नोट्स ऐसे होने चाहिए, ऑथेंटिक टीचर ऐसे होना चाहिए जो हर चीज़ पर कमांड करा सके, जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी की। अब आपके पास ऑप्शन बनता है कि लास्ट के क्वेश्चन कैसे आए और रिवीजन कैसे करें। इसके लिए आप पहली प्रायोरिटी बन जाती है कि पीवाईक्यू रेडी करिएगा। ये जब रेडी करेंगे तो आप घटनाचक्र का पूर्वावलोकन, बहुत सारे बच्चे इसको मानक मान लेते हैं, जबकि ये मानक नहीं है, सिर्फ एक रिवीजन करने के लिए लास्ट में गिस्ट जिसे हम लोग कह सकते हैं उसको देखने का एक तरीका है। आप इसको रेडी करें, आइए। उसके बाद जैसे आप पॉलिटी रेडी कर लेंगे तो आप कम से कम सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट जरूर लगा लीजिए। मान लीजिएगा पॉलिटी के लगभग 20 25 30 टॉपिक ऐसे हैं जहां पर एवरी ईयर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इस गतिविधि में टॉपिक वाइज टेस्ट लगा लो। फंडामेंटल राइट्स के 50 क्वेश्चन लगा लो, ड्यूटीज के लगा लीजिएगा, डीपीएसपी लगा लीजिएगा, प्रेसिडेंट लगा लीजिएगा। इससे आप टॉपिक पर पकड़ बना पाएंगे। अच्छा, मेरा टॉपिक का ये जो पक्ष है ये कमजोर है। जैसे मान लो आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 17 आपके पास पता है, लेकिन आर्टिकल 19 में कन्फ्यूजन है, तो इस तरीके से आप उसका रिवीजन भी कर पाएंगे। और उसके बाद कंबाइंड एक टेस्ट, कम से कम 1 से 2 टेस्ट आप पॉलिटी के इंडिविजुअल लगा लीजिएगा। ऐसा करने से आपका एक सब्जेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यही स्ट्रेटेजी आपको एक प्रकार से बाकी गतिविधि के रूप में यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जैसे आप पॉलिटी के साथ साथ ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, साइंस है, इन्वायरमेंट है, इकोलॉजी है, ये होनी चाहिए। अब ये प्रश्न बन जाता है, सर हम लोग तैयारी करना स्टार्टिंग कर चुके हैं लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर हम सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग से करें। देखिएगा, अच्छा सोचिएगा कि कोई भी कोचिंग किसी को सफलता प्राप्त नहीं कराती है, लेकिन उसको एक लाइन पर लेके आके लाने का प्रयास करती है जिससे कि सफलता उसे मिल सकती है। उसकी वजह क्या, देखो, अगर आपके पास, मैं कह सकता हूँ कि सेल्फ स्टडी से आप क्वालिफाई कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, इसके दोनों ही आंसर देखने को मिलेंगे। पहली प्रायोरिटी, अगर आपके पास एक रोड मैप है, रोड मैप का मतलब है कि आपके पास जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग यूटिलाइज कैसे करना है, डेली टारगेट क्या है, मंथली टारगेट क्या है, आप कैसे रूटीन को फॉलो करेंगे, ये आपके पास पूरा प्लान सेट है। और वो ऐसा प्लान है जो सफलता दिला ही सकता है। तब तो आपको कोचिंग की या कोचिंग की या किसी स्टडी की रिक्वायरमेंट नहीं, आप खुद से भी कर पाएंगे। इसके बाद आपके पास क्या है, नोट्स हैं। देखिए, नोट्स बनाने के तरीके आपको पता है, आप खुद के ही नोट्स बनाते हैं, देखिएगा। और खुद के नोट्स बनाने के साथ उसको मल्टी रिवीजन कर सकते हैं, तो आपको कोचिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अगर स्ट्रेटेजी, मतलब आप मल्टीपल टाइम स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करते हैं, वन टाइम बनाई उसको एंड तक फॉलो करते हैं। ये नहीं कि आज करंट अफेयर की स्ट्रेटेजी क्या, कल को क्या, परसों को क्या, ये अब इसी में भ्रमजाल में लगे हुए हैं, तो कोचिंग की नीड नहीं है। आपके पास ऐसे रिसोर्स हैं जो सफलता दिला ही सकते हैं, और रिसोर्स को कहाँ कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये भी आपको पता है। मान लो लक्ष्मीकांत की किताब है, तो लक्ष्मीकांत की किताब के प्रॉब्लम सारी पढ़नी चाहिए, कवर टू कवर, पेज टू पेज पढ़ने। एनसीईआरटी कवर टू कवर, पेज टू पेज पढ़ने बोलेंगे, नहीं सर। तो उस लक्ष्मीकांत में प्रॉब्लम्स के लिए क्या हमें ढूंढना है, मेंस के लिए क्या ढूंढना, अगर ये सब कुछ तुम्हें पता है तो कोचिंग की कोई नीड नहीं है। यदि आपके पास डेली रूटीन फॉलो करने के लिए आप अपने आप को एक्टिव रख पाते हैं, यानी आपको किसी की आवश्यकता ही नहीं है 6 7 महीने या 8 महीने 1 साल तक, कि हमें कोई मतलब डिमोटिवेट हो ही नहीं सकते हम किसी स्थिति में, हमें एक्टिव रहना है या हम रह सकते हैं। देखिएगा, ऐसी गतिविधि में कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। और यदि आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, रोड मैप नहीं है, स्ट्रेटेजी नहीं है, रिसोर्स नहीं है, यानी इन द सेंस कहा डेली रूटीन करने के लिए फॉलो नहीं है, आप अपने आप को डिमोटिवेट हमेशा कर लेते हैं चौथे पांचवें दिन, देखिएगा, इस स्थिति में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको सहारे के माध्यम से कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो एक्स्ट्रा करिकुलम में आपको मोटिवेट भी कर पाएंगे और आपको पुश भी कर पाएंगे, जो आपको सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि इसको, जो मैं बताया था, इस तरीके सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी कर सकते हैं। यदि आप इस मिनिमम कॉस्ट में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हम आपके लिए पीसीएस का प्रोग्राम भी डिजाइन किए, जो लगातार अभी इस समय चल रहा है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो मिनिमम कॉस्ट में, जहां पर हर बच्चा इसको एफर्ड कर सकता है, उसमें प्रीलिम्स और मेंस का फाउंडेशन बैच हम लोग लेके आए हुए हैं, जो लगातार ये चल रहा है। इसमें ज्वाइन होकर अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी इसमें एक प्रकार से अलग से आपको दी गई है। तो यानी करना क्या है, एलबी लर्निंग एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लें, एंट्री करेंगे तो ये रहा पीसीएस का फाउंडेशन कोड 2024-25 के बच्चों के लिए। प्री से लेकर मेंस तक का इसमें जीएस 1 2 3 4 5 6 मेन के, हिंदी भी इन्वॉल्व है, एसए भी इन्वॉल्व है, प्री के दोनों पेपर इन्वॉल्व हैं, साथ में इसमें बेसिक टेस्ट भी इन्वॉल्व हैं, और एडवांस टेस्ट हमने अलग से लगा रखे हैं जिसमें आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी चर्चा, ये रही आपका एक पूरा स्ट्रक्चर, ये रही रहा प्लान। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आती हैं तो नेक्स्ट चीज़ें हम लोग 1 to 1 करके काम करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो मेरा मानना है कि यदि आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली प्रीलिम्स और मेंस डायरेक्टली क्रैक कर पाएंगे। तो बाकी बुक लिस्ट मैंने आपके बाद एक वीडियो बना ही चुकी है, आप उसको प्ले लिस्ट में जाके देख भी सकते हैं। तो एक एक करके मैंने बुक लिस्ट को यहाँ पर फॉलो करने का प्रयास किया गया। बाकी आप हमारे साथ जुड़ने के लिए टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया, उसको आप ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप का ग्रुप नीचे दिया, उसको भी ज्वाइन कर लिए डिस्क्रिप्शन में। और साथ में अन्य किसी दुविधा के लिए बैच ज्वाइन करने के लिए आप दिए गए नंबरों पर मैसेज कॉल भी कर सकते हैं। खुश रहें, मस्त रहें, अपने सपने को पूरा करने के लिए 2025 में लग जाइएगा। वक्त नहीं कभी सोचो कि आराम से अक्टूबर बहुत दूर है, वो दूर नहीं है। देखिएगा, तिथि रखी जा चुकी है, इसका मतलब अब वो रनिंग चल रही है आपकी रेलगाड़ी।
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक एंजॉय करिएगा। ऑल द बेस्ट, खुश रहें, मस्त रहें और अपने सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बाय बाय, टेक केयर।